नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे ईडीओ की क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाजार। बाजार मतलब मार्केट। जो ईडीओ के सिलेबस में यूनिट वन है उसका जो खंड है आजीविका, उसी के अंतर्गत हम बाजार का अध्ययन करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है। इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन आने की बिल्कुल उम्मीद है। और जो कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उन लोग तो पहले ही जानते हैं कि बाजार एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सरल सी चीज़ है। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप मार्केट जाते हैं, उसी मार्केट के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। बाजार, है ना। बाजार का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। बाजार, ठीक है। बाजार शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस स्थान से लिया जाता है जहां वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। इस प्रकार साधारण बोलचाल में बाजार के लिए निश्चित स्थान तथा खरीदने एवं बेचने वालों की उपस्थिति जरूरी है। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इस व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है। इसमें अपन एक एक चीज को डिफाइन करते चलते हैं। बाजार, बाजार क्या होता है? किसी एक वस्तु का होता है या बहुत से वस्तुओं का होता है। ठीक है। बाजार में कौन होते हैं? एक होता है खरीदने वाला, जिसको बोलते हैं क्रेता, बायर। एक होता है बेचने वाला, जिसको बोलते हैं विक्रेता, सेलर। उन लोग किसी एक वस्तु के लिए क्या करते हैं? बातचीत करते हैं कि भैया मैं इतने में बेचूंगा, भैया मैं इतने में खरीदूंगा। जहां मामला सेट हुआ, जो रेट सेट हुआ, वहां पे उस वस्तु को विक्रेता किसको दे देगा? क्रेता को दे देगा। ठीक है, क्रेता उस वस्तु को खरीद लेगा। तो बाजार के लिए, है ना, बाजार के लिए क्या चाहिए? एक क्रेता चाहिए, एक विक्रेता चाहिए, एक वस्तु चाहिए, एक मूल्य चाहिए। ठीक। अब आज के आधुनिक युग में बाजार के लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं है। पहले जब इतना इंटरनेट नहीं था, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो बाजार के लिए एक स्थान होता था। आप गांव में जाओगे तो वहां एक निश्चित स्थान पर क्या लगता है? बाजार लगता है, सप्ताह में एक दिन। वहां आप झोला लेके जाओगे, जेब में पैसा लेके जाओगे, वहां बहुत से लोग अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बैठे हुए हैं। आप उन लोगों के पास जाओगे, वस्तुओं का मोल भाव करोगे। अगर आपको रेट ठीक लगेगा तो आप पैसा दोगे और वस्तुओं को खरीदोगे। तो यहां आप स्थान पे जा रहे हो, ये हो गई पुरानी बात। लेकिन जब आप अमेजोन पे कुछ खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते हो, इंटरनेट पे कुछ खरीदते हो, तो कहीं जाने की जरूरत है? कोई स्थान की जरूरत है? नहीं। तो भैया आज के डेट में पूरा वर्ल्ड ही एक बाजार है। आज के डेट में पूरा विश्व ही एक बाजार है और हर एक आदमी चलता फिरता बाजार है आज। ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल है, देखे, पसंद किए, स्क्रॉल किए, हाँ बाय नाउ किए, बाय नाउ किए, खरीद लिए। ठीक। पर यहां अभी भी आप देखोगे, स्थान की तो जरूरत नहीं है, स्थान की जरूरत नहीं है, लेकिन तीन चीज यहां भी है। सबसे पहले एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक वस्तु और एक मूल्य। ठीक है। तो भैया वही चीज बोल रहा है, बाजार शब्द का सामान्यतः प्रयोग उस स्थान से लिया जाता है जहां किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। खरीदने बेचने के लिए क्या चाहिए? एक बेचने वाला चाहिए, एक खरीदने वाला चाहिए, है ना। एक मूल्य चाहिए और एक वस्तु चाहिए। बेचने वाला क्या करेगा? वस्तु का मूल्य लगाएगा। खरीदने वाला क्या करेगा? वस्तु का मूल्य लगाएगा। अगर दोनों का मूल्य पट गया, दोनों का मूल्य सामंजस्य स्थापित हो गया, तो बेचने वाला एक निश्चित मूल्य के बदले खरीदने वाले को अपनी वस्तु दे देगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो वही चीज बोल रहा है, उस स्थान से लिया जाता है जहां वस्तु के क्रेता विक्रेता वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। इस प्रकार साधारण बोलचाल में बाजार के लिए एक निश्चित स्थान तथा खरीदने बेचने की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है। पर यह है सामान्य भाषा में। अर्थशास्त्र में निश्चित स्थान की जरूरत नहीं है ना। अर्थशास्त्र बोलता है, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। इस व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है। जब आप इकोनॉमिक्स, दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक सूक्ष्म इकोनॉमिक्स, एक बृहद इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब आप बृहद इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको यह पता चलेगा कि बाजार के लिए ना किसी स्थान की जरूरत नहीं है। बाजार के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है? एक क्रेता है, एक विक्रेता है, एक वस्तु है और एक मूल्य है। ठीक है, स्थान की जरूरत नहीं है। और आज के डेट में हम इसको देख रहे हैं। अगर आपको अमेजोन से कुछ खरीदना है तो कहीं जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल में ही वो चीज खरीद सकते हो तुरंत।
ठीक है। पर उसमें भी क्या है, एक बेचने वाला है जो अमेजॉन है, एक खरीदने वाले आप हो। ठीक है, अगर मान लो आप कपड़ा खरीद रहे हो तो एक वस्तु कपड़ा हो गई, वो कपड़े का मूल्य अदा करोगे तब आपको वस्तु मिलेगा, तो वो एक मूल्य हो गया। तो वही चीज है, ये इसको समझिए कि प्राचीन भाषा में या पौराणिक रूप में या प्राचीन रूप में एक स्थान की जरूरत होती थी, लेकिन अर्थशास्त्र के आधुनिक युग में बाजार के लिए स्थान की जरूरत नहीं है। बाजार क्या है? बाजार एक ऐसा जगह या स्थान है जहां पे एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, एक वस्तु होता है और उसका एक मूल्य होता है। दोनों सामंजस्य स्थापित करके क्या करते हैं, मूल्य के बदले वस्तु का अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है। बाजार शब्द का व्यापक अर्थ है, इससे अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। उदाहरण के लिए यदि एक फैशन डिजाइनर ने एक डिजाइन की पोशाक तैयार की है तथा वह इसका विनिमय करना चाहती है, वह सभी लोग जो इस पोशाक को क्रय करना चाहते तथा इसका मूल्य चुकाने को तैयार हैं, वह सभी मिलकर इस पोशाक का बाजार कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य उत्पादों के बाजार से भी अभिप्राय इन सभी उत्पादों के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं से है। दूसरे चीज में अगर आप व्यापक रूप में देखोगे तो बाजार के अंतर्गत पूरे क्रेता पूरे विक्रेता लोग आ जाते हैं, जितने भी है। मान लो अगर एक सैमसंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, ठीक है, वो विक्रेता हो गई, और जितने लोग सैमसंग का मोबाइल खरीदना चाहते हैं वो पूरे क्रेता हो गए, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बाजार बनाएंगे। इसी को बता रहा है कि अगर एक जो ड्रेस डिजाइनर है वो एक ड्रेस डिजाइन करती है और उसको बेचना चाहती है, तो वो तो विक्रेता हो गई, और उसको खरीदने वाले जितने लोग हैं वो क्रेता हो गए। तो पूरे खरीदने बेचने वाले लोग क्या कहलाएंगे, उस ड्रेस के बाजार कहलाएंगे। किसी वस्तु के खरीदने और बेचने वाले दोनों लोग मिलके क्या कहलाते हैं, बाजार कहलाते हैं। ठीक है। बाजार की परिभाषा देख लेते हैं कूनो के अनुसार। अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी एक स्थान विशेष से नहीं लेते। देखिए, अगर आप सामान्य बोलचाल में बोलोगे तो बाजार के लिए स्थान शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इकोनॉमिक्स से टर्म में बात करोगे तो अर्थशास्त्र के लिए, बाजार के लिए स्थान की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स है ना, ई मार्केटिंग है, ई शॉपिंग ऐप है, ये स्थान की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कहीं से भी कहीं खरीदा जा सकता है। अब आप गांव के बाजार की बात करोगे तो भैया हमारे गांव में मंगलवार को बाजार होता है, तो आपको उस गांव से अगर बाजार से कुछ खरीदना होगा ना तो मंगलवार के दिन उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां बाजार लगता है। सामान्यतः गौठान में ही लगता है ना, तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भैया अगर मुझे ऑनलाइन ऐप से कोई शॉपिंग करनी है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी शॉपिंग कर सकता हूं। तो स्थान विशेष की जरूरत अर्थशास्त्र के टर्म्स में नहीं है ना। अर्थशास्त्री जो है वो बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां पर वस्तुएं खरीदी तथा बेची जाती है, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसके क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सरलता से तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। इसमें ये तो उसकी परिभाषा हो गई, इसको हम सरल कर देते हैं। जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो समस्त क्षेत्र को बाजार में गिनते हैं जहां से एक क्रेता कोई वस्तु खरीद सकता है और एक विक्रेता कोई वस्तु बेच सकता है। यहां किसी विशेष स्थान की बात नहीं की जा रही है, बल्कि पूरे समस्त क्षेत्र को बाजार के रूप में परिभाषित किया जा रहा है जहां से कोई वस्तु खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। अगर मैं मान लो मैं रेलवे स्टेशन में बैठ के अपने लिए जूते ऑर्डर किया, वो भी एक बाजार हो गया। मैं बाथरूम में बैठ के अपने लिए टूथपेस्ट ऑर्डर किया, वहां भी एक बाजार हो गया। तो वो समस्त क्षेत्र आज के आधुनिक युग में, आज के डिजिटलाइजेशन में, आज के इंटरनेट के युग में, आज के ई कॉमर्स के युग में आप जहां से भी वस्तु खरीद सकते हो वो सब बाजार है। ठीक है। चलिए, क्रेयरने क्रॉस के दौरान के अनुसार बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन के जाल सूत्र से। बहुत जबरदस्त परिभाषा है। इसमें बोलता है बाजार का अर्थ एक खरीदने वाले और बेचने वाले, इन दोनों का जो पूरा जाल बिछा हुआ है ना, कोई भी किसी से खरीद रहा है, कोई भी किसी को बेच रहा है, ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है ना वो पूरा का पूरा बाजार है। ठीक है। अब मान लो इंटरनेट में मैं सर्च करता हूं कुछ और चीज, वो सर्च कर रहा है कुछ और चीज, कोई और कुछ और चीज कर रहा है, सब अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सर्च कर रहे हैं, तो वो पूरा जो जाल बिछा हुआ है ना वो है बाजार। ठीक है। मेयर्स के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं का परस्पर संपर्क होता है तथा वह क्षेत्र जिसमें विनिमय होता है बाजार कहलाता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज। पहले क्या होता था, पैसा नहीं होता था दोस्तों, तो लोग क्या करते थे, चावल के बदले गेहूं ले लेते थे, गाय के बदले 2 भेड़ ले लिए, है ना, भेड़ के बदले एक कुत्ता ले लिए, तो वस्तु का विनिमय करते थे। तो उसी उसी को आधार बना के बोल रहे हैं
कि जहां पे विक्रेता विक्रेता अपनी वस्तु को देता है और क्रेता से कुछ वस्तु ले लेता है, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा। ठीक है, चलिए चैपमैन के अनुसार बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं, इनका आता ही है, बाजार शब्द से आशय किसी स्थान विशेष से ना होकर, स्थान की बात नहीं हो रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सामान्य शब्दों में बोलोगे तो आप स्थान बोल लेते हो। ठीक है, अब कोई मेरे को बोलेगा कि भैया कहां जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि जवाहर मार्केट जा रहा हूं, पावर हाउस जा रहा हूं, तो वहां क्या है? बाजार है, तो मैं स्थान का नाम ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्थशास्त्र के में बोलूंगा तो भैया मैं कहां जा रहा हूं? मैं कुछ चीज खरीदी करने जा रहा हूं, अब वो जहां भी खरीदी करूं वो बाजार बन जाएगा। ठीक है, बाजार शब्द से आशय किसी स्थान विशेष से ना होकर वस्तु या वस्तुओं तथा क्रेताओं से होता है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बाजार शब्द से आशय यह है कि क्या भाई, क्रेता और विक्रेता जो आपस में बोली लगाकर वस्तुओं को बेचते और खरीदते हैं, वो बाजार है। प्रतिस्पर्धा होती, कैसे प्रतिस्पर्धा होगी? मैं बोलूंगा भैया ये नाइकी का जूता कितने का है? 2000 का, तो मैं बोलूंगा 1000 पे दोगे तो दो, वो बोलेगा नहीं मैं 1800 पे दूंगा, फिर मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा, मैं 1600 पे लूंगा, फिर वो बोलेगा भैया देखो 1700 लगेगा, फिर मैं बोलूंगा ठीक है 1650 में दे दो, तो 1650 प्रतिस्पर्धा करके एक रेट डिसाइड हुआ तो वही प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, स्टोनियर एवं हेग के अनुसार बाजार से अर्थशास्त्रियों का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसमें वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो स्टेनियर बोलते हैं एक संगठन है बाजार, एक संगठन है बाजार, एक यूनिट है बाजार, जिसमें कौन रहता है? भाई बाजार के अनिवार्य तत्व तो क्या बताया मैं? बाजार के अनिवार्य तत्व में एक क्रेता होना चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसी को ये संगठन बोल दिया है कि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं का संगठन होता है जो आपस में वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, ये कोई बड़ी बहुत भारी टॉपिक नहीं है, इससे 2-4 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। बाजार की विशेषताएं अथवा प्रमुख तत्व, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर बाजार को निम्नांकित विशेषताओं का पता चलता है। सबसे पहले एक वस्तु का होना, भाई मैं मार्केट गया और मेरे को कुछ लेना ही नहीं है तो वो मेरे लिए बाजार नहीं हुआ। मैं मार्केट गया, मेरे को कुछ भी नहीं लेना है तो वो मेरे लिए बाजार नहीं हुआ। ठीक, मैं मार्केट गया या मैं मार्केट नहीं भी गया, स्थान विशेष को हटा दो, अगर मेरे को कुछ लेना है, सपोज दैट मेरे को लेना है, मान लो क्या खरीदे जी, क्या जरूरी है, मेरे को कोई बुक लेना है और मैं उस बुक को इंटरनेट में सर्च कर रहा हूं, बुक शॉप में सर्च कर रहा हूं, जहां भी सर्च कर रहा हूं, तो वो पूरा इलाका मेरे लिए बाजार है। ठीक है, और उस बुक को अगर और भी कोई सर्च कर रहा है तो वो भी मेरे बाजार में शामिल है। ठीक है, पूरे क्रेता, पूरे विक्रेता और वो वस्तु, पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा। तो बाजार को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आवश्यकता चाहिए। आवश्यकता किसकी? एक वस्तु की। तो बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वस्तु का होना जिसको आप खरीदना चाहते हो। आप खरीदोगे तभी तो विक्रेता के पास जाओगे ना, तभी विक्रेता से मिलोगे, तो विक्रेता, क्रेता, वस्तु और वस्तु का एक मूल्य रहेगा, तो वो सब मिलके क्या बना देंगे? बाजार बनाएंगे। सेम वही एक वस्तु, अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध साधारणतः किसी वस्तु विशेष से ही होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना एक पृथक बाजार होता है जिसमें समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार बाजार में वस्तु सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि बाजार के लिए सबसे अनिवार्य तत्व या महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो एक वस्तु, जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी किसी वस्तु की, आप बाजार में घुसोगे ही नहीं, बाजार के अंदर शामिल भी नहीं होगे। और बाजार किस चीज का होता है? वस्तु विशेष का होता है। अब हमारे यहां भिलाई में कपड़ा लेना है तो जवाहर मार्केट चले जाओ। ठीक है, सब्जी लेना है तो सब्जी मार्केट चले जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे मान लो कुछ नॉनवेज लेना है तो नॉनवेज के लिए अलग मार्केट है। ठीक है, चूड़ी लेना है तो चूड़ी लाइन अलग है, चूड़ी लाइन बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक लेना है तो कॉस्मेटिक का लाइन अलग है। तो देखो बाजार का डिवाइडेशन भी कैसे होता है दोस्तों? वस्तुओं के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, बैल बाजार, वहां क्या बिकने आएगा? बैल आएगा। सब्जी बाजार, वहां क्या बिकने आएगा? सब्जी बिकने आएगा। कपड़ा मार्केट, वहां क्या बिकने आएगा? कपड़ा मार्केट। तेल घानी, वहां क्या बिकने आएगा? तेल बिकने आएगा। ठीक है, उसके बाद किराना मार्केट, वहां क्या बिकने आएगा? राशन आएगा। तो आप खुद देखो ना, आप बोलचाल की भाषा में भी ये यूज करते हो, आप बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हो। ठीक है, वस्तुओं के नाम से ही बाजार होता है। ठीक है, तो क्या होता है,
एक वस्तु जहां पे खरीदी बेची जाती है वो बाजार है उस वस्तु का। तो बाजार के लिए अनिवार्य तत्व है एक वस्तु। दूसरा क्षेत्र। क्षेत्र, हम नॉर्मल भाषा में क्षेत्र का मतलब फिजिकल ले लेते हैं, कोई भौगोलिक क्षेत्र लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री क्षेत्र का मतलब वो समस्त एरिया ले लेते हैं जहां से वस्तु खरीदी और बेची जा सकती है। चाहे वो घर का लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, आंगन हो, छत हो, जहां से ऑर्डर कर दो वो बाजार ही है। ठीक है। आप इवन आपका मोबाइल पूरा चलता फिरता बाजार है, आपका शॉपिंग ऐप पूरा सच चलता फिरता बाजार है। ठीक है। तो अगर हम सामान्य भाषा में क्षेत्र की बात बोले तो एक भौगोलिक क्षेत्र, फिजिकल एरिया, जैसे क्या अपन बोल दिए क्या, भिलाई 3 का सब्जी मार्केट। तो भिलाई 3 में एक स्थान है जहां सब्जी बिकता है, वो क्षेत्र है, वहां पे सब्जी बिकता है और वो बाजार है। लेकिन अगर मैं ब्लिंकिट से, डी मार्ट से या कहीं से सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं जहां से ऑर्डर कर रहा हूं वो भी बाजार के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता। अर्थशास्त्र में कोई विशिष्ट स्थान, स्पेसिफाई एरिया को बाजार नहीं कहते दोस्तों। आप जहां से खरीद सकते हो वो स्थान बाजार बन जाता है। ठीक है। बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र होता है। विस्तृत मतलब फैला हुआ। अब एक आदमी है ना, एक मोबाइल फोन देख रहा है एक शॉपिंग ऐप में, उसी मोबाइल फोन को मैं 1000 किलोमीटर दूर देख रहा हूं उसी शॉपिंग ऐप पे। तो ये पूरा विस्तृत एरिया क्या हो गया, उस मोबाइल फोन का बाजार हो गया। और उस बाजार के अंतर्गत कौन शामिल हुआ, अपन जितने लोग भी उस मोबाइल फोन को खरीदना चाहते हैं वो लोग, वो मोबाइल फोन, उसकी कीमत और उसका बेचने वाला। ठीक है। विशिष्ट स्थान नहीं होता बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु विशेष के क्रेता तथा विक्रेता फैले होते हैं। ठीक है। वही चीज बता रहा हूं, वर्तमान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों को भी दृष्टिगत रखना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। बाजार में पहला क्या हुआ, एक वस्तु होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए और एक क्रेता और विक्रेता। मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्षेत्र को अर्थशास्त्र फिजिकल रूप से नहीं लेता, वो उस पूरे क्षेत्र को क्षेत्र में गिनता है जहां से वस्तु खरीदी भी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। क्रेता और विक्रेता, बाजार में क्रेता विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो। क्रेता और विक्रेता दोनों मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बाजार की क्रियाओं को संपन्न कौन करता है, जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा कौन करेगा। अब आप ही बताइए, कोई ट्रांजैक्शन, मैं कुछ लेना चाहता हूं, खरीदने वाला तो मैं क्रेता हूं, लेकिन उसको बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या बाजार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्या ट्रांजैक्शन पूरा होगा, नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन को पूरा कौन करता है, क्रेता और विक्रेता। कैसे पूरा करेगा, क्रेता पैसा देगा, विक्रेता सामान देगा, दोनों अपनी अपनी चीजों को लेकर हट जाएंगे और ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। बाजार के लिए आवश्यक है एक क्रेता होना और एक विक्रेता होना, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो। ठीक है, यह मैटर नहीं करता। चलिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता मतलब, स्वतंत्र मतलब आजादी, प्रतियोगिता मतलब मेरा मर्जी, मैं जहां से भी खरीदूं, जितने में भी खरीदूं। ठीक है, यह बहुत जरूरी है। स्वतंत्र प्रतियोगिता, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, परंतु बाजार प्रायः अपूर्ण रहते हैं। वस्तु का सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई दबाव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब भाई देखिए, समझिए, मेरे को कोई वस्तु खरीदनी ही नहीं है, लेकिन मेरे कान में ऐसे बंदूक रख के जबरदस्ती बोल रहे हैं उसको खरीद खरीद खरीद, तो वो बाजार नहीं है। बाजार के लिए आवश्यक है स्वतंत्र प्रतियोगिता। मैं चाहूंगा खरीदना और फिर खरीदूंगा तो वो बाजार कहलाएगा। ठीक है, और उसमें भी क्या है, मैं स्वतंत्र प्रतियोगिता में मेरा मन करे तो मैं इस दुकान से खरीदूं, मेरा मन करे तो उस दुकान से, मेरा मन करे तो उस दुकान से, मेरा मन करे तो मैं उसको 20 में खरीदूं, 25 में खरीदूं, 40 में खरीदूं। ठीक है, वो प्रतियोगिता होनी चाहिए। कोई बोल रहा है, जैसे क्रेताओं में कैसे प्रतियोगिता होती है, कोई बेचने वाला है, बेचने वाला एक आदमी है। मान लो आप एक दुकान में गए, 2 समोसे रखे हुए हैं, उस दुकान में सिर्फ 2 समोसे हैं, वहां पे 2 लोग हैं खरीदने वाले, तो सामान्यतः उसका रेट था 20 रुपए, लेकिन 2 लोग को देखा वो और पता है ये आखिरी समोसा और इसके बाद समोसा कहीं मिलेगा नहीं, तो वो क्या बोलेगा, भैया ये समोसा 30 रुपए में दो लेंगे, है ना। तो बाजू वाला क्या बोलेगा, ठीक है मेरे को 30 रुपए में दे दो। अगर दूसरे आदमी को ज्यादा जरूरत होगी तो वो क्या बोलेगा, मैं 35 दूंगा। फिर उसको ज्यादा जरूरत होगी तो वो क्या बोलेगा, मैं 40 दूंगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगर मेरे को समोसा लेना ही नहीं है और मेरे कंधे पे बंदूक रख के बोलेगा समोसा ले, तो वो बाजार नहीं है। तो स्वतंत्र प्रतियोगिता
होनी चाहिए। बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता हमेशा होनी चाहिए और पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होना चाहिए, ये बताएंगे अभी। और एक मूल्य, किसी वस्तु के क्रय या विक्रय के लिए एक मूल्य का होना बहुत निश्चित है, बहुत बहुत निश्चित है, मैं बताऊंगा क्यों अभी, है ना। बिना मूल्य चुकाए और बिना मूल्य ग्रहण किए वस्तु का लेन देन विक्रय नहीं किया जाता, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम कोई वस्तु खरीदना चाहते हो तो उसके लिए तुमको एक मूल्य मिलेगा, मूल्य देना होगा, देना होगा कि नहीं देना होगा, देना होगा, तभी वो वस्तु मिलेगी। और वो वस्तु को जब खरीदोगे तभी वो बाजार कहलाएगा और बाजार की क्रियाएं पूर्ण होंगी, तभी वो वस्तु बाजार कहलाएगा और बाजार की क्रियाएं पूर्ण होंगी, ठीक है। अब मान लो मैंने एक साइकिल खरीदनी है, मैं पैसा लेके गया, मैं साइकिल दुकान से साइकिल खरीद के ले आया, तो ये बाजार की क्रिया संपन्न हो गई। मैं पैसा दिया, साइकिल मुझे मिली, एक क्रेता था एक विक्रेता था, एक वस्तु थी साइकिल और उसका एक मूल्य था, कहानी खत्म। अब मुझे पापा ने साइकिल दिलाया, अब मुझे पापा ने साइकिल दिलाया, तो क्या पापा और मेरे बीच बाजार का संबंध है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या मैं पापा को पैसा दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। पापा और वो साइकिल बेचने वाले के बीच बाजार का जरूर संबंध है, क्योंकि पापा ने उसको पैसा दिया है तब पापा को साइकिल मिली है, लेकिन साइकिल को पापा ने मुझे फ्री में दिया है। क्यों? क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, ठीक है। तो भैया मैं मूल्य नहीं दे रहा हूं तो वहां पे बाजार नहीं होगा। अगर तुमको कोई फोकट में कोई चीज देगा तो उसको क्या बोल दोगे? दान बोल दोगे, है ना। अगर फोकट में कोई तुमको चीज कुछ दे रहा है तो उसको सहयोग बोल दोगे, है ना। अगर उसी के लिए पैसा दोगे तो क्या बन जाएगा? वो बाजार बन जाएगा। तो याद रखना, एक मूल्य चुकाने के बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा और वो बाजार की श्रेणी में आएगा। अगर आप मूल्य नहीं चुका रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो मूल्य पैसा ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो मूल्य पैसा ही हो, ठीक है। आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, कुछ और भी चीज दे सकते हो, वस्तु विनिमय कर सकते हो, ठीक। तो जब कुछ लेने के बदले कुछ देना होगा तो वो बाजार कहलाएगा। मान लो मैं किसी के यहां काम करता हूं, ठीक, एक महीने काम किया, मेरे एक महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए हुई, उसके यहां एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक है। मैं पैसा ना लेके उस मोटरसाइकिल को ले लिया तो वो भी बाजार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा मेरे को देता ना काम का, मैं पैसा नहीं लिया, मेहनत के बदले मोटरसाइकिल ले लिया, तो वो बाजार होगा। आपको एक मूल्य चुकाना जरूरी है, तो एक मूल्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर बिना मूल्य दिए आप वस्तु के लेन देन करते हो तो बाजार में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाजार के अनिवार्य तत्व, पहले तो एक वस्तु होना चाहिए, क्रेता विक्रेता होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, वो क्षेत्र फिजिकल भी हो सकता है या विस्तृत भी हो सकता है ना। और स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए, मतलब किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, और वस्तु का एक मूल्य होना चाहिए। चलिए, बाजार की पूरी कहानी समझने के बाद अब बाजार होते किस किस टाइप के हैं ये देख लेते हैं। बाजार की पूरी कहानी समझने के बाद बाजार होता क्या है ये देखते हैं, ठीक है। बाजार का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन, बंटवारा करना, वर्गीकरण करना, ठीक है। चलिए, बाजार विभिन्न तत्वों के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर, जगह के आधार पर, पुराने में यह चलता था, फिजिकल जगह, फिजिकल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, ठीक है। प्रतियोगिता के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार का बाजार। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक रहता है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अपन पढ़े हैं, अब अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये तो पढ़े ही है, ठीक है। तो इसमें अपन को शॉर्ट में पढ़ना है। समय के आधार पर, दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, ठीक है। चलिए, कार्य के आधार पर, बिक्री के अनुसार बाजार, वैधानिकता के आधार पर बाजार, वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार, ठीक है। चलिए, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होती है और उसके क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष तक सीमित रहते हैं तो इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण, गांव में जो साप्ताहिक बाजार होता है ना, उसका बेस्ट उदाहरण है स्थानीय बाजार। मंगलवार का बाजार गोढ़ी में, बुधवार का मुरमुंदा में, है ना, उसके बाद गुरुवार का भिंभौरी में, ठीक है, शुक्रवार का आपका ओटेबन में, ठीक, उसके बाद रविवार का पाटन में। तो भैया एक स्थान विशेष में जो बाजार लगता है छोटे से स्थान में, वहां वही स्थान के लोग जाते हैं, खरीदते हैं और आ जाते हैं, वो स्थानीय बाजार है, ठीक है। स्थानीय बाजार में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उस विशेष स्थान में पैदा होता है, ठीक है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार स्थानीय होता है, जैसे साग सब्जी, दूध, मांस आदि, स्थानीय बाजार किसी एक विशेष स्थान विशेष में।
आप अगर सब्जी मार्केट जाते हो तो वो स्थानीय बाजार है, वहीं पे वहां पे सब्जी ही मिलेगा और वो बहुत अल्पकालीन रहेगा। 5 बजे शाम को दुकान लगेगा, 9 बजे खत्म। ठीक है। और लास्ट में जो सब्जी बचेगी ना उसको लोग औने पौने रेट में बेच देंगे क्योंकि कल वो खराब हो जाएगी। तो स्थानीय बाजार में सब चीज बहुत शॉर्ट होता है, सब चीज। वस्तु भी एकदम लिमिटेड, समय भी लिमिटेड, एरिया भी लिमिटेड, खरीदने वाले भी लिमिटेड, बेचने वाले भी लिमिटेड। ठीक है। चलिए, प्रादेशिक बाजार, प्रदेश मतलब थोड़ा बड़ा एरिया, स्थान से बड़ा एरिया। जब किसी वस्तु की मांग और उससे संबंधित लेन देन एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं तो उस बाजार को प्रादेशिक बाजार, एक प्रदेश तक। ठीक है। अब अगर आप सबसे बेस्ट उदाहरण, आप बस्तर में हो और बस्तर में आप महुआ खरीद रहे हो तो वो स्थानीय बाजार है। क्यों? क्योंकि बस्तर में ही महुआ होता है, एक स्थान विशेष में लिमिट महुआ होता है। अब आप प्रादेशिक बाजार बोलोगे तो छत्तीसगढ़ में चावल बहुत होता है पूरे प्रदेश में, तो वो एरिया बड़ा हो गया, छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाओ चावल मिल जाएगा, तो वो प्रादेशिक बाजार हो गया। ठीक है। राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय मतलब एक देश में अगर पूरा मार्केट चल रहा है तो वो राष्ट्रीय बाजार। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार, अगर पूरे वर्ल्ड में मार्केट चल रहा है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार। इसके उदाहरण बता देते हैं। प्रादेशिक बाजार बता दिया, छोटा गांव का मार्केट। ठीक है। स्थानीय बाजार बता दिया, छोटा गांव का मार्केट जो एक दिन लगता है। प्रादेशिक बाजार, एक प्रदेश के अंदर बाजार। हमारे यहाँ क्या होता है, चावल अच्छा होता है, हमारे यहाँ जीरा फूल है, जमा फूल है ना, बहुत सारे चावल की किस्म है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उसको डेवलप करती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ चावल के प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं धान का कटोरा। तो आप हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल घूम घूम के खरीद सकते हो, पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छे से खरीद सकते हो। छत्तीसगढ़ एक प्रदेश है तो ये प्रादेशिक बाजार। अब भारत में आम बहुत अच्छा होता है, पूरे भारत में होता है ना। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में भी बहुत होता है, अपने भारत में बस्तर में भी बहुत होता है, कर्नाटक में बहुत होता है, यूपी में बहुत होता है, आंध्र प्रदेश में बहुत होता है। तो पूरे देश में आम पैदा होता है दोस्तों हमारे। तो आम के लिए हमारा जो भारत है वो क्या मान लो, राष्ट्रीय बाजार। क्या मान लो, राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, क्योंकि पूरे राष्ट्र में पैदा हो रहा है वो। ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार, इसमें सभी देश आ जाएंगे, इसमें सभी देश आ जाएंगे जो एक दूसरे से खरीदी करते हैं। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, गेहूं। गेहूं एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ल्ड में हर साल कहीं बोई जाती है और कहीं काटी जाती है। हमारे यहां गर्मी में बो रहे हैं, अब हमारे पास यहां गर्मी में जाने के बाद कहीं और गर्मी आएगी, वहां गेहूं लगेगा। तो गेहूं पूरे वर्ल्ड में बोई जाता है। ठीक है। तो गेहूं का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार आप बोल सकते हो। ठीक। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है, दो देश लोग खरीदेंगे, है ना, उनका बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार होगा। ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। प्रतियोगिता, पहला आएगा पूर्ण प्रतियोगिता, है ना, परफेक्ट मार्केटिंग, जिसमें विक्रेताओं के बीच वस्तु के विक्रय के लिए प्रतियोगिता होती है। ऐसी बाजार में क्रेता लाभ की स्थिति में होता है। इस बाजार में क्रेता लाभ की स्थिति में होता है, इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। कंपटीशन किस चीज का दोस्तों, वस्तुओं को बेचने का, खरीदने का नहीं, बेचने का, है ना, वस्तुओं को बेचने का कंपटीशन। और ये वाला जो बाजार है ना, ये रहना चाहिए, तभी गरीब आदमी जिंदा रह पाएगा। ये वाला बाजार रहना चाहिए, तभी गरीब आदमी जिंदा रह पाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तुओं को बेचने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, अपनी को वस्तुओं को बेचने के लिए कंपटीशन करते। कंपटीशन कैसे करते हैं, ये 100 रुपए में बेच रहा है, मैं 90 में बेचता हूं तब मेरा ज्यादा बिकेगा। तीसरा आदमी बोलेगा मैं 80 में बेचता हूं तब मेरा ज्यादा बिकेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु और बेचने वाले अधिक रहते हैं खरीदने वाले के मुकाबले, इसीलिए रेट डाउन होता है, इसीलिए रेट कम होता है। और वहां ना क्रेता जो है, खरीदने वाला बायर, वो राजा जैसा है। वहां पे विक्रेता लोग क्रेता को बुलाएंगे, आ जाओ भी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। वो कितने में दे रहा है, वो 40 में दे रहा है, मेरे से 35 में ले लो। प्रतियोगिता चल रही है, मेरे से 35 में ले लो। तो इससे किसको लाभ हो रहा है, रेट कम हो रहा है, तो क्रेता को लाभ हो रहा है। क्रेता को लाभ का, क्रेता के लाभ का बाजार होता है, वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें बेचने वालों के बीच कंपटीशन हो, बेचने वालों के बीच प्रतियोगिता हो, उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। यहां बेचने वाले अधिक रहते हैं, वस्तुएं अधिक रहती है, इसीलिए वस्तु का मूल्य कम होते जाता है।
और वस्तु का मूल्य कम होते जाएगा तो फायदा किसको मिलेगा? क्रेता को मिलेगा। क्यों? प्रतियोगिता इतनी है अपनी वस्तुओं को बेचने की कि मूल्य कम करना पड़ रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार जिसमें विक्रेताओं के बीच वस्तु को विक्रय करने के लिए प्रतियोगिता होती है, वो है पूर्ण प्रतियोगिता। ऐसे बाजार में क्रेता लाभ की स्थिति में होता है। अभी देख लो जो हाल टमाटर का है, बाजार में इतना टमाटर है, खेतों में इतना टमाटर है, कोई बोल रहा है कि भैया 100 का 5 किलो ले लो, कोई बोल रहा है भैया आप एक काम करो 90 में 5 किलो ले लो, एक आदमी बोल रहा है एक काम करो छोड़ो 80 में 5 किलो ले लो। तो बेचने वाले आपस में कंपटीशन करके अपना रेट डाउन कर रहे हैं और फायदा किसको हो रहा है? क्रेता को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज 100 में मिलनी थी वो 80 में मिलना चालू हो गई। अगर और वो चीज आ जाएगी तो वो 70 में भी मिलेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार ये होता है। इसमें जो सबसे बड़ा कीवर्ड है प्रतियोगिता किसमें होती है मेरे दोस्तों? मेरे युद्ध वीरों, रण बांकुरों, मेरे सिपल सहारों, मेरे इक्तेदारों, इसमें प्रतियोगिता होती है विक्रेताओं के बीच। इसमें प्रतियोगिता किसमें होती है? विक्रेताओं के बीच। ठीक है। मूल्य कम होगा तो लाभ की स्थिति में कौन होगा? क्रेता होगा। मूल्य कम होगा तो लाभ की स्थिति में कौन होगा? क्रेता होगा। ठीक है। चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है। अब बाजार का पूरा ज्ञान कैसे? जैसे हमारे घर वाले हमको बाजार ले जाते हैं तो वो बोलते हैं जो शुरू शुरू में दुकान है उससे मत खरीदो, वो पहली दुकान है वहां महंगा मिलेगा। बाजार के अंदर जाओ, बाजार के अंदर जाओ, अंजर साइड वाली दुकान में क्या मिलेगा? सस्ता मिलेगा। ठीक है। सब्जी मार्केट जाओगे, 5 बजे जाओगे तो आपको मटर 40 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन थोड़े अंदर की दुकान में रात को 8 बजे जाओगे तो मटर आपको 25 रुपए किलो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार बंद होने वाला है। तो बाजार का जब पूर्ण ज्ञान हो कि कैसे हम सस्ते में चीजों को खरीदे, तो वहां पे होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। अब आता है सबसे डेंजरस, एकाधिकार, मोनोपोली। ये नहीं होना चाहिए। ये विकासशील देश में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मोनोपोली मतलब पता है? सेम गेम पलट गया। अब भैया बेचने वाला एक आदमी है और खरीदने वाले 50 आदमी है। अब क्रेता लोग प्रतियोगिता करेंगे। एक जन बोलेगा मैं 100 में खरीदूंगा, दूसरा आदमी बोलेगा मैं 120 में खरीदूंगा, तीसरा बोलेगा इस चीज को मैं 130 रुपए में खरीद लूंगा, चौथा बोलेगा 140 रुपए में खरीद लूंगा। अब रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु कम है, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा हो गए। तो जो बेच रहा है ना उसका एकाधिकार मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है, तो भैया मैं तो ज्यादा रेट में बेचूंगा। ठीक है। अब देख लो हमारे यहां बहुत सी चीजें, हमारे यहां बहुत सी चीजें किसी एक कंपनी के द्वारा की जाती है, तो वो क्या करती है? अपने हिसाब से रेट डिसाइड करती है। चालू है ना रिकॉर्डिंग? देखो। हाँ, हमारे यहां कोई वस्तु बेची जाती है किसी एक कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेगी। मन करेगा तो रेट बढ़ा देगी, मन करेगा तो घटा देगी। तो यहां क्या है? उस कंपनी का अधिकार चल रहा है भैया, उसी को बोलते हैं मोनोपोली। पहले इसको पढ़ लेते। एकाधिकार में वस्तु एक और केवल एक ही फर्म के द्वारा उत्पादित और विक्रय किया जाता है। यह विशुद्ध प्रतियोगिता के विपरीत की स्थिति है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत की स्थिति है। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अस्तित्व तो नहीं होता, बेचने वाले आपस में कंपटीशन नहीं करते। इस बाजार में विक्रेता लाभ की स्थिति में होता है, बेचने वाला लाभ की स्थिति में होगा। एकाधिकारी विक्रेता अपनी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वो अपने मन से क्या करता है? रेट बढ़ा सकता है और रेट घटा सकता है। ठीक है। अब देख लो, जैसे मान लो अभी पूरी मोबाइल कंपनी बंद हो जाए और सिर्फ जियो चले, और जियो ही सिर्फ मोबाइल का सिम बेचे और सर्विस दे, तो जियो वाला क्या करेगा? मेरी जितनी मर्जी मैं उतना रेट बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं, ये चीज मेरे अलावा आपको कोई और नहीं दे सकता, तो मैं तो रेट बढ़ाऊंगा और मैं लाभ कमाऊंगा। अब मान लो वैसे ही 50 मोबाइल कंपनी खुल जाए, तो लोग क्या करेंगे? आपस में कंपटीशन करेंगे। जियो वाला 200 में दे रहा है तो मैं 190 में दे दूंगा, एयरटेल वाला बोलेगा मैं 180 में दे दूंगा, क्योंकि उस चीज को प्रोवाइड करने वाले बहुत लोग हैं, इसीलिए वहां पे प्रतियोगिता है। अगर उस चीज को प्रोवाइड करने वाला एक ही आदमी है तो वो अपने मन से रेट डिसाइड करेगा और अपने मन से रेट लगाएगा। आप देखे होंगे मार्केट में, सपोज दैट किसी चीज की एक ही दुकान है और उस मार्केट में और कोई दूसरी दुकान नहीं है, तो वो मोस्टली चीजों को महंगी बेचता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई और भी नहीं है उस चीज को देने वाला, तो आपकी मजबूरी है उससे खरीदना और वो अपना रेट खुद डिसाइड कर लेगा।
और वैसे ही वहां 4 दुकान हो जाएंगे ना, तो उन लोग आपको बुलाएंगे, आ जाओ भैया मैं 30 में दे रहा हूं, आ जाओ भैया मैं 20 में दे रहा हूं। ठीक है, तो मोनोपोली खतरनाक है उस राष्ट्र के लिए जो विकासशील है, क्योंकि यहां जनता के पास ज्यादा पैसा नहीं है। पूंजीपति एरिया में मोनोपोली चल सकता है, क्योंकि वहां लोगों के पास भी बहुत पैसा है, वो खरीद सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ प्रतिष्ठित कंपनी भारत में अपना मोनोपोली बना रही है। ठीक है, क्योंकि गिन के अब 2 ही 4 मोबाइल ऑपरेटर हो गए। एक कंपनी है जो क्या करती है, हॉट स्टार भी चला रही है, मोबाइल भी चला रही है, पेट्रोल भी चला रही है, गाड़ी भी बना रही, सब भी बना रही। एक समय वो सब चीज करने लगेगी और बाकी कंपनियां बंद हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, मोनोपोली आ जाएगा, फिर वो अपने मन से चीजों को बेचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए मोनोपोली ना हो करके सरकार किसी भी उद्योग का क्या कर देती है, राष्ट्रीयकरण कर देती है, और उस उद्योग को अपने अंडर ले लेती है और उसके रेट को नॉर्मल कर देती है। ठीक है, हो गया एकाधिकार मोनोपोली। मोनोपोली में कोई प्रतियोगिता नहीं होती ना, वहां विक्रेता बहुत अच्छी स्थिति में होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के बीच की स्थिति है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता जो है अच्छी स्थिति में नहीं रहता, क्रेता अच्छी स्थिति में रहता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता अच्छी स्थिति में रहता है, मोनोपोली में एकाधिकार में विक्रेता अच्छी स्थिति में रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने वाले बहुत लोग रहेंगे, मोनोपोली एकाधिकार में खरीदने वाले बहुत लोग रहेंगे। ठीक है, यहां लाभ किसको होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता को, मोनोपोली में विक्रेता को। इन दोनों के बीच स्थिति होती है अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट, इसके अंतर्गत बाजार की निम्न श्रेणियां आती है। इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या कम होती है। मतलब जब बाजार का पूरा नॉलेज ना हो तब, जैसे द्वयाधिकार बाजार, किसी बाजार में एक वस्तु के 2 उत्पादक हों और ये दोनों उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हो, तो इस स्थिति को द्वयाधिकार बाजार कहते हैं। अब मान लो, इसका बेस्ट उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, इसका बेस्ट उदाहरण है अभी का मोबाइल नेटवर्क। अपने यहां कौन कौन चलता है, जियो चलता है, एयरटेल चलता है, बीएसएनएल चलता है और वोडाफोन चलता है, सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक है, तो यही 4 लोग हैं जो पूरे भारत में, जितना मेरे को पता है, ज्यादा भी हो सकता है, अब इतना ही सिम अपन देखते हैं, यही 4 लोग हैं जो भारत में मोस्टली क्या करते हैं, मोबाइल नेटवर्क को पूरा हैंडल कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस दे रहे हैं। तो भैया यहां 4 ही लोग हैं, ठीक, और लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यहां 4 ही लोग हैं और लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यहां मोबाइल नेटवर्क सिर्फ एक आदमी चला रहा है, एक नहीं 4 चला रहा है, मतलब मोनोपोली तो होगी नहीं क्योंकि 4 लोग हैं। पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं होगी क्योंकि 50 लोग नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता कब होगी, जब बहुत लोग हो जाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा, द्वयाधिकार या अल्पाधिकार में आ जाएगा, कि लिमिटेड लोग हैं देने वाले, खरीदने वाले बहुत है, अगर कोई एक थोड़ा कम में देगा तो हम इस आदमी को छोड़ के उस आदमी से ये सामान ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे 2 बोल दिया है तो 2 के हिसाब से 2 ही मान लो, कि जहां पे बेचने वाले 2 हों। अब मान लो इसका बेस्ट उदाहरण क्या रहता है पता है, मिठाई दुकान या रेस्टोरेंट। आपके मार्केट में एक मिठाई दुकान या 2 मिठाई दुकान होती है, दोनों ही अपनी वस्तु को बेचते हैं। अगर आपको इसके पास नहीं चल अच्छा लगा तो आप उसके पास चल जाते हो, पर दोनों के रेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहां 320 रुपए किलो गुलाब जामुन मिलेगा तो वहां 330 रुपए किलो मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, अल्पाधिकार, किसी बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उस बाजार में थोड़े से विक्रेता हो और उसमें आपसी प्रतियोगिता भी कम हो। भारत के संदर्भ में ऑटोमोबाइल उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। द्वयाधिकार में 2 उत्पादक, 2 बेचने वाले होते हैं, अल्पाधिकार में 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, अब हमारे यहां गाड़ी बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं जी, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं हमारे यहां, मारुति है, हुंडई है, होंडा है, किया और कौन सी बड़ी कंपनी है, हुंडई है, होंडा है, किया है ना, टाटा है, सॉरी सबसे बड़े को भूल गया था, टाटा है। तो 4-5 लोग हैं जो गाड़ी बनाते और बेचते हैं। तो हमको क्या है, मोस्टली इन्हीं कंपनियों की गाड़ी को खरीदते हैं। तो क्या होता है कि ये गाड़ी पसंद नहीं आई तो वो उसके पास, वो गाड़ी पसंद नहीं आई तो उसके पास। इसमें थोड़े से ज्यादा लोग होते हैं बेचने वाले, पर इसमें भी रेट कोई बहुत बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। और उसके बाद एकाधिकार प्रतियोगिता, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और ना ही विशुद्ध बल्कि एकाधिकार, इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, छोड़ दो। अब चलो समय के आधार पर बाजार, तो ये तीनों समझ में आ गया दोस्तों। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब क्रेता वाला,
एकाधिकार मतलब विक्रेता वाला, और उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब जिसमें थोड़े से बेचने वाले लोग हों। ठीक है, चलिए। समय के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करते समय इन बात का अध्ययन किया जाता है कि किन्हीं वस्तुओं की मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करने में उत्पादक या विक्रेता में कितना समय लग जाता है। समय के आधार पर बाजार में मतलब ये नहीं कि बाजार कितना देर चलता है, ये नहीं है। समय के आधार पर बाजार को कहा जाता है कि अगर कोई आदमी किसी वस्तु को मांग रहा है खरीदने के लिए, तो आप उसको कितने समय में आपूर्ति कर सकते हो, उस आधार पर समय के आधार पर बाजार कहा जाता है। ये नहीं कि 2 घंटे बाजार लगेगा, 3 घंटे बाजार लगेगा, ये समय के आधार पर बाजार नहीं है दोस्तों। इसमें पूर्ति और मांग की बात कही गई है। अगर मैं एक कार खरीदना चाहता हूं तो मेरे को कितने दिन में कार मिल जाएगी, यह है समय के आधार पर बाजार। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा गया है, वही चीज यहां पे लिखा गया है। मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करना। अभी हमारे यहां आप जाओगे कि मेरे को आज गाड़ी खरीदनी है, तो बहुत कम गाड़ी है जो आपको उसी दिन तुरंत मिल जाएगी। वो बोलेंगे भैया हम ऑर्डर करेंगे, आपकी गाड़ी 15 दिन में आएगी, 20 दिन में आएगी, है ना। तो वो कितने दिन का समय ले लिया आपको सामान देने के लिए, 15-20 दिन का। तो वही समय के आधार पर बाजार है। ठीक है, वस्तुओं की मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करने में उत्पादक अथवा विक्रेता को जितना समय लगता है ना। आप कोई चीज खरीदना चाहते हो और आपको बेचने वाला जितने दिन में वो चीज प्रोवाइड करता है, उसी को समय के आधार पर बाजार कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा समय के आधार बाजार को निम्नलिखित 4 प्रकार बताए गए हैं। अति अल्पकालीन बाजार, समय के आधार पर बाजार अति अल्पकालीन बाजार प्रोफेसर मार्शल 4 भागों में बांटे हैं। कौन बांटा है? प्रोफेसर मार्शल 4 भागों में। ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, लगान का सिद्धांत दिए हुए हैं ये। अति अल्पकालीन बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति को उनकी मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में कहे, इस बाजार में समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता। अर्थात जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है, तब उस बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहता है। जैसे दूध, दही, मछली, मांस, सब्जी आदि का बाजार। यही मैं बोलने वाला था। आप जाओगे, है ना, समय के आधार पर आप गए एक डेयरी में गए, डेयरी में गए शाम को, वहां डेली 50 किलो दूध बिकता है, तो डेयरी वाला डेली 50 किलो दूध अपने पास लाके रखता है। अचानक किसी के यहां शादी हो गई, तो वो बोला भैया कि मेरे को ना 50 किलो एक्स्ट्रा दूध चाहिए। तो वो 50 किलो जो बेचता है वो तो बेच दिया है, अब उसको 50 किलो एक्स्ट्रा और चाहिए बेचने के लिए। तो क्या वो तुरंत ला पाएगा? क्योंकि भैंस तो तुरंत दूध नहीं देगी, गाय तो तुरंत नहीं दूध देगी। वो ला पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा। वो क्या बोलेगा, भैया पहले से बताना था, आज तो दूध खत्म हो गया, कल मिलेगा। तो उसके पास समय है क्या उस चीज को पूर्ति करने का? नहीं है। तो ये अति अल्पकालीन बाजार, आपके पास जितना है आप उतना ही बेच पाओगे, तुरंत कोई मांगेगा तो लाके नहीं दे सकते। आपके पास जितना है आप उतना ही बेच पाओगे, तुरंत कोई मांगेगा तो लाके नहीं दे सकते। उसको बोलते हैं अति अल्पकालीन बाजार। अब भैया मेरे को कोई बोला, मेरा डेयरी है, मेरा मिठाई दुकान है, मेरे पास 100 किलो दूध दही है, मैं 100 किलो दही बेच चुका हूं। उसके बाद कोई आदमी आया, बोला मेरे को 20 किलो और दही चाहिए, तो तुरंत कहां से दही लाऊंगा? उसको तो जमाने में अभी मेरे को 4 घंटा लगेगा। कहां से दही तुरंत नहीं मिल जाएगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? अति अल्पकालीन बाजार। जितना है उतना ही बेचो, अगर कोई ज्यादा मांग लिया तो अपने पास वो चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, वही चीज बोल रहा है, उसकी मांग मतलब कोई लेने आया है तो आप उसको पूर्ति नहीं कर पाओगे, जितना आपके पास है उतना ही बेच पाओगे। ठीक है, अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा आता है अल्पकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है तो वह अल्पकालीन बाजार कहलाता है। वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी उत्पादन क्षमता में परिवर्तन कर सके, यानी इसके लिए यंत्रों को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आपके पास थोड़ा समय रहेगा, है ना, आपके पास थोड़ा समय रहेगा। अब जैसे मैं गया किसी समोसे वाले के पास, मैं बोला भैया मेरे को 100 प्लेट समोसा चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, भैया आधा घंटा रुको मैं बना के दे रहा हूं। वो बना के दे देगा। तो उसको समय मिला ना, थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा समय मिला कि भाई वो पूर्ति करे। और वही मैं उसको बोल दूं कि भैया मेरे को 1000 प्लेट समोसा चाहिए, तो बोलेगा नहीं बन पाएगा भैया, नहीं बन पाएगा।
माफ करिए, ठीक है। तो जब आपको थोड़ा समय मिले किसी वस्तु की पूर्ति करने के लिए, तो वो है अल्पकालीन बाजार। इसमें क्या होता है, जितना आपके पास है उसमें से थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हो आप, कोई मांगेगा तो, ठीक है। मोस्टली यही होता है। आप जाओगे किसी दुकान में कुछ चीज खरीदने, मिठाई उठाई दुनियादारी, तो वो बोलेगा भैया आप आधा घंटा रुको मैं बना के दे रहा हूं। तो वो थोड़ा सा चीज को बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मंगोगे तो नहीं बना पाएगा। वो होगा अल्पकालीन। दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार में उत्पादन बढ़ाकर आपूर्ति को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए बाजार की मांग के मुताबिक बदल सकता है। बाजार समय के साथ अपनी संतुलन कीमत तय करेगा। दीर्घकालीन बाजार में कंपनी के पास विकल्पों की कोई सीमा नहीं होती। कंपनी किसी उद्योग में प्रवेश कर सकती है या छोड़ सकती है, कंपनी कर्मचारी को जोड़ या घटा सकती है। दीर्घकालीन बाजार में क्या होता है, अगर कोई चीज आपको मांगा गया है तो वो देंगे ही देंगे, इतना समय रहता है। समय कब है ये बाजार, कैसे उत्पादन के समय को लेकर निर्धारित किया गया है। जहां उत्पादन करने का समय ही नहीं है वो अति अल्पकालीन, जहां थोड़ा बहुत उत्पादन कर सकते हो वो अल्पकालीन, ठीक है। और जहां आप जितना मांगो उतना दे देंगे तो वो दीर्घकालीन, उत्पादन करने का समय उतना रहता है, ठीक। अब इसका क्या होगा, दीर्घकालीन बाजार में आपका बेस्ट उदाहरण है कपड़े का। आपको जैसा कपड़ा चाहिए जैसा चाहिए सब मिल रहा है, इतना समय है उत्पादक के पास कि वो उत्पादन करके दे देता है रेडीमेड कपड़ा का, ठीक है। वो देखेगा अरे त्योहार आने वाला है, शर्ट पहले से बना के रखो, पैंट पहले से बना के रखो। ऐसा कोई आदमी है जो त्योहार में कपड़ा खरीदने गया और उसको कपड़ा ना मिला हो, कुछ ना कुछ तो खरीद के ला ही लेता है, ठीक है। तो दीर्घकालीन बाजार में अगर अपने को जरूरत से ज्यादा चीज कोई मांगी गई तो उसके उत्पादन के लिए इतना समय रहता है कि हम उस चीज को उत्पादित करके वापस बेच सकते हैं। यह है दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार, इसमें बाजार जब बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों अत्यधिक परिवर्तित होते हैं, साथ ही उनके समायोजन की निरंतर प्रक्रिया चलते रहती है, इसको दीर्घकालीन अति दीर्घकालीन बाजार बोलते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन होने के कारण ही मांग में बड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह उत्पादन में भी परिवर्तन, नई तकनीक का विकास होता है, ठीक है। इसमें इतना अधिक समय होता है कि उत्पादक उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकता है। अति दीर्घकालीन बाजार में ना आप जो मांगो वो मिलेगा, जो मांगो, इतना समय रहता है कि वो बना के दे देंगे, ठीक है। यही चीज बोला गया है, इसमें सब चीज बदला जा सकता है, इवन एक नया प्लांट डाला जा सकता है, ठीक है। कल कोई नया डिजाइन का कपड़ा आया उसका नया प्लांट डाल दो, इतना समय रहता है, ठीक है। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, अब बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व मतलब बाजार को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए जो तत्व प्रभावित होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। वस्तु की मांग, वस्तु की मांग जितनी व्यापक होगी वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। बाजार के विस्तार को, फैलाव को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहले वस्तु की मांग, कि वो वस्तु का डिमांड कितना है। जिस वस्तु का डिमांड जितना अधिक होगा उसका बाजार उतना ज्यादा बड़ा होगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है मोबाइल फोन। आज मोबाइल फोन की व्यापक मांग है, पचासों कंपनियां मोबाइल बना रही है, पचासों टाइप के मोबाइल बना रही है, और उसका बाजार उतना ही बड़ा है मोबाइल फोन का, ठीक है। गाड़ियों का बाजार वैसे ही बड़ा है, हजारों टाइप की गाड़ियां आ रही है, विदेशी गाड़ियां आ रही है। तो भैया जिस चीज की जितनी ज्यादा मांग होगी उसका बाजार उतना ज्यादा फैलेगा। और आप देखना जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है लोग उसी को बेचना चालू कर देते हैं। परिवहन योग्य वहनीय, प्राय जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान लाई और ले जा सकती है उन वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है, ठीक है। जो वस्तु ड्यूरेबल होती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बेच सकते हैं, उनका बाजार व्यापक होगा। अब देखो आलू और प्याज ऐसी चीज है कि आप उसको महीने भर रखो वो खराब नहीं होगा। तो उसको क्या होगा, आदमी एक स्थान से यहां बेचा, फिर वहां बेचा, फिर वहां बेचा, फिर वहां बेचा, उसका रेट भी डाउन नहीं होगा, उसका बाजार भी बहुत बड़ा है। लेकिन वही भाजी एक दिन रखो दूसरे दिन भाजी खराब हो जाएगी, तो आपको मजबूरी में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। टिकाऊपन, सेम वही उदाहरण, आलू ज्यादा दिन टिकता है इसीलिए आलू कभी सस्ता होता ही नहीं, क्योंकि पता है कि ये एक महीने भी मेरे पास पड़ा रहेगा तो ये खराब नहीं होगा। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन क्या है, लॉन्च होता है, ठीक है, 20,000 में, गिर पड़ के उसका रेट 18,000 और वो 18,000 में ही बिकते रहेगा। क्यों, क्योंकि वो खराब होने वाला चीज नहीं है, नहीं बिका है तो बंद पड़ा है, जिस दिन कोई बिकेगा खोल के चला लेगा। लेकिन वही आप सब्जी को कितना दिन रख लोगे, एक दो दिन, नहीं तो खराब होगा तो फिर उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। टिकाऊपन भी वो है। पूर्ति की पर्याप्तता एवं स्थानापन्न वस्तुएं, जिन वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप कर ली जाती है उन वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। यदि वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप नहीं बढ़ाई जाती तो उपभोक्ता उस वस्तु के स्थानापन्न किसी दूसरी वस्तु पर उपयोग करने लगता है और वस्तु का बाजार सीमित हो जाता है। व्यापक मतलब वस्तु के बाजार में वस्तु की वैल्यू हमेशा बनी रहे।
उसके बदले कोई दूसरी वस्तु ना खरीद ली जाए, तो उसको व्यापक बाजार बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर कोई वस्तु जितना लोगों को चाहिए उतना बाजार में है तो उसका व्यापक रूप से फैलाव है, वो व्यापक वस्तु में आएगी, उसका बाजार व्यापक होता है। लिखा है पूर्ति के अनुरूप, पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप, जितना लोग खरीदना चाहते हैं उतना वो वस्तु बाजार में उपलब्ध है, तो उसका बाजार क्या होगा, व्यापक होगा। अगर उसकी पूर्ति मांग के अनुरूप बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती तो उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। अब क्या है, इसका बेस्ट उदाहरण है, अब आप गए चाय पीने, चाय नहीं है तो आप क्या पी लोगे, कॉफी, और फिर आपको कॉफी अच्छी लगी, आप कॉफी पीना चालू कर दोगे, और उसके बाद चाय का मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, चाय का मार्केट क्या हो गया, सीमित हो गया। वैसे ही अगर किसी वस्तु का सब्स्टिट्यूट रहता है ना, तो वो वस्तु क्या होती जाती है, सीमित होते जाती है। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये वस्तु नहीं मिलेगी तो हम सब्स्टिट्यूट को यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है। शीघ्र बोधिता, वस्तुओं की सरलता एवं उसके गुण दोषों की जानकारी बाजार को प्रभावित करती है। ठीक है। अगर कोई वस्तु बहुत सरल रूप से समझ में आ जाती है तो वो ज्यादा बिकती है, जो वस्तु सरल रूप से समझ नहीं आती वो कम बिकती है। यातायात व संवाद वाहन के साधन, जो जो यातायात संचार के साधनों का विकास है होगा, त्यों त्यों वस्तु का बाजार भी व्यापक होते जाएगा। जाहिर सी बात है, जितना वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी उतना उसका बाजार व्यापक होगा। पहले आप दूसरे राज्यों की चीजों को अपने राज्य में नहीं खरीद पाते थे, तो वो चीजें अपने ही राज्य में बिक के सिमट जाती थी। लेकिन आज इतने यातायात के साधन हैं, प्लेन है, ट्रेन है, वस्तुओं को लोड करके दूसरे स्थान भेज दो, वहां वो और अच्छे रेट में मिलेगी, तो उसका बाजार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, व्यापक हो जाएगा। ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पादन लागत में कमी आती है, जिससे वस्तु का बाजार विस्तार होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज का बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी लागत कम हो जाती है। अब लागत कम हो गई तो मूल्य भी कम होगा, मूल्य कम होगा तो वस्तु ज्यादा बिकेगी, उसका व्यापार बहुत ज्यादा फैलेगा। ठीक है। शांति एवं सुरक्षा, देश की शांति व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है। जाहिर सी बात है, अगर देश में शांति या युद्ध युद्ध नहीं चल रहा है तो आपका मार्केट बहुत अच्छे से चलेगा, विदेशी लोग आपसे सामान खरीदेंगे। और आपके देश में अगर युद्ध चल रहा है और आपके देश में विवाद चल रहा है तो लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका पूरा ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार का पूरा पैसा युद्ध लड़ने में चल जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा विकास दर नीचे गिरता जाएगा, देश में गरीबी आ जाएगी। ठीक है। मुद्रा की स्थिरता तथा व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता से व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बाजार संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार कुशल बैंकिंग प्रणाली से भी बाजार का विस्तार होता है। अब देखो, मान लो अगर हमारी मुद्रा जो है, रुपए का मूल्य, ठीक है, रुपए का मूल्य स्थिर रहेगा तो लोग हमसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू है। अगर रुपए का मूल्य गिरते रहेगा तो लोग हमसे व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और जहां पे बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होती है, ट्रांजैक्शन अच्छे से हो सकता है, वहां व्यापार अच्छा चलता है। ठीक है। जहां पे आप बोलोगे केवल कैश में व्यापार करूंगा तो अब नहीं हो पाएगा। अब देखो, इतने ऑनलाइन के साधन हो गए, अगर आपके पास कैश नहीं रहता तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। अगर मान लो किसी ग्राहक दुकान में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है तो उसकी ग्राहकी आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और भैया अब आप ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं करोगे तो लोग आपसे सामान कैसे खरीदेंगे। तो जहां पे बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था अच्छा होती है, वहां बाजार भी अच्छा चलता है। जैसे शहरों में देखना, बाजार अच्छा चलता है, हर बाजार में एटीएम है, आपके पास पैसा नहीं, जाओ एटीएम से निकालो और खरीद लो। और मान लो अगर उस बाजार में एटीएम नहीं होता तो आपको घर जाना पड़ता पैसा लेने के लिए, तो घर जाके आप वापस थोड़ी मार्केट आते। तो इसी प्रकार मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होने से बाजार अच्छा चलता है। विपणन का वैज्ञानिक तरीका, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। विपणन मतलब होता है क्या, मार्केटिंग। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है। आप देखो, जियो अपना कितना अच्छा मार्केटिंग करता है, टाटा वाले अपना कितना अच्छा मार्केटिंग करते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन विज्ञापन है। विज्ञापन का जितना अधिक और व्यापक विस्तार होगा, वस्तु का बाजार भी उतना विस्तृत होगा। ठीक है। आप अधिक से अधिक चीज क्या है, विज्ञापन से ही देख के खरीदते हो। आप कई चीजों को जिंदगी में यूज नहीं किए हो, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट आता है और आपको लगता है इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है मतलब ये बहुत अच्छा है, चाहे वो वस्तु अच्छी हो या ना हो। तो विज्ञापन एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है दोस्तों। जो जितना ज्यादा विज्ञापन करेगा वो चीज उतनी ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि लोग जिसको देखते हैं उसी को खरीदते हैं। ठीक है। चलिए, सरकारी नीतियां, जाहिर सी बात है, जिस देश में सरकार की नीतियां व्यापार के लिए अच्छी होगी उस देश में व्यापार अच्छा चलेगा।
जहां सरकारी नीतियां अच्छी नहीं होगी वहां अच्छा नहीं चलेगा। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1991 का एलपीजी फॉर्मेशन, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। 1991 के पहले हमारे देश में व्यापार करने के लिए जो कानून थे वो इतने ज्यादा सख्त थे कि कोई भी बाहरी कंपनी आके भारत में व्यापार नहीं करना चाहती थी। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में लाइसेंस लगता था और लाइसेंस के लिए बहुत घूस देना पड़ता था, बहुत फीस देनी पड़ती थी। तो लोग भारत में आके व्यापार नहीं करना चाहते थे, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी। फिर उस समय मनमोहन सिंह जी आए और उन्होंने क्या किया, उदारीकरण की नीति लाई, जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उसमें क्या किए, जो आपका लाइसेंस लेने की अनिवार्यता थी ना उसको खत्म कर दिया गया और सरकारी नीतियों को सरल बनाया गया ताकि विदेशी कंपनी हमारे साथ आके काम करे। उस समय साइकिल बनाती थी हीरो कंपनी, है ना, जापान से आई होंडा कंपनी, दोनों ने मिलकर बनाया हीरो होंडा मोटरसाइकिल। उस समय भारत की कंपनी थी मारुति, विदेशी कंपनी आई सुजुकी, दोनों ने बना के कार बना लिया। ठीक है, उसी समय आई भारत की कंपनी बजाज, है ना, विदेशी कंपनी कावासाकी, दोनों ने मिलकर स्कूटर बना दिया। तो भैया जब आपके यहाँ व्यापार की नीतियां सरल होगी, टैक्स कम होगा, तभी लोग आपके यहाँ काम करने आएंगे। नहीं तो आप टैक्स बढ़ा दो, नहीं आएंगे लोग आपके यहाँ काम करने। ठीक है, चलो भारत में ग्रामीण बाजार, ग्रामीण बाजार को हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हम इसको आजीविका के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण बाजार में देखते हैं ग्रामीण बाजार के महत्व। शहरी जनसंख्या पर कम बोझ। देखो गांव में बाजार होने का सबसे बेस्ट उदाहरण है कि गांव के लोग शहर नहीं आएंगे और शहर में बोझ कम हो जाएगा जनसंख्या का। अब देख लो इसका बेस्ट उदाहरण है, आसपास के लोगों को बता रहा हूं, पाटन क्षेत्र को देख लो। पाटन गांव क्षेत्र में आता है लेकिन वो नगर पंचायत है क्योंकि वो गांव से अब शहर में बदल रहा है। वहां पे हर चीज का बाजार है, इवन वहां शुभम के मार्ट है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल टाइप के बाजार हैं जहां सब चीज मिलता है। तो अब आसपास के गांव के लोग कहाँ जाते हैं, पाटन जाते हैं चीजों को खरीदने। अब वो भिलाईतीन या पौरोस नहीं आते चीजों को खरीदने, क्यों, क्योंकि वहां भी वो चीजें मिल रही है। तो शहरी जनसंख्या पर कम बोझ। तेजी से आर्थिक विकास। जाहिर सी बात है अगर गांव का आदमी दुकान खोल के बैठा है दोस्तों और आप गांव के आदमी से खरीदी करोगे तो उसका विकास होगा ना, और वहां जो काम कर रहे हैं वर्कर उनका भी विकास होगा। ठीक है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। गांव में दुकान खोलेगा तो 4 नौकरों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो खेती किसानी कर रहे थे और खाली बैठे हैं उन लोग को रोजगार मिलेगा। बेहतरीन जीवन स्तर। गांव में जब विकास होगा तो जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा। कृषि आधारित उद्योगों का विकास। अब गांव में अगर आप कोई कृषि आधारित दुकान खोलते हो तो उस उद्योग का विकास होगा। ठीक है, ग्रामीण अप्रयुक्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग। गांव में जो संसाधन है जैसे आपका श्रम है, पूंजी है, उसको लगाओ, दुकान खोलो, व्यापार खोलो, बाजार खोलो, तो उसका उपयोग होगा और क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जीवन स्तर सुधरेगा और लोग अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। कृषि उत्पादन की आसान विपणन क्षमता, है ना, कृषि उत्पादन का आप आराम से मार्केटिंग कर सकते हो। वर्तमान ग्रामीण बाजार की विशेषताएं। ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण बाजार संगठित नहीं है। ठीक है, वो बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए कैसे हैं, वहां हर टाइप से दुकान आपको अभी भी नहीं मिलेगा, कुछ चुनिंदा चीजें आज आपको अभी भी वहां नहीं मिलेगी, तो उसको क्या है, संगठित करने का काम जरूरी है। कृषि आय बाजार के आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मतलब ग्रामीण बाजार तभी चलेगा दोस्तों जब किसानों को खेती से पैसा मिलेगा। अगर किसानों को खेती में लॉस हो गया है तो वहां का बाजार पूरा खत्म हो जाता है। पैसा ही नहीं है जी, कहां से खरीदी करने आएंगे उन लोग। बाजार की आय मौसम पर आधारित। मौसम पर आधारित, अगर मौसम अच्छा हुआ, है ना, और मौसम इन द सेंस खेती भी अच्छी हुई, मौसम अच्छा हुआ तो बाजार चलेगा। अगर पानी गिर रहा है दुनियादारी, मौसम खराब हुआ तो लोग नहीं जाते, यहाँ तो रेनकोट कार में बैठ के चल जाएंगे। क्षेत्रीय एवं व्यवसायी विविधता। अब आप बस्तर के बाजार जाओगे तो लोग हल्बी में सामान बेचेंगे, बोलेंगे आपको हल्बी समझ नहीं आएगी, उन लोग रेड बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, ट्रांजैक्शन होने में तकलीफ होती है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, ग्रामीण बाजार के समक्ष चुनौतियां। क्या क्या चुनौती है ग्रामीण बाजार में, देख लेते हैं। उचित संचार का अभाव, सूचना प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, नेटवर्क की समस्या। ठीक, अब सबसे बड़ी बात कि भैया संचार व्यवस्था नहीं है, वहां अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, उसके बाद नेटवर्क नहीं है, चीजों को बेचने का नेटवर्क नहीं है ना। गांव में कोई दुकान है हार्डवेयर की और वहां पर पाइप खत्म हो गया है तो उसको पाइप मंगाने में 2 दिन लगेगा, क्यों, क्योंकि शहर से पाइप आएगा। ठीक, नेटवर्क नहीं जुड़ा है प्रोडक्ट का, संचार व्यवस्था नहीं है, नेट नहीं चल रहा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये सब समस्या है। दूसरा, परिवहन की समस्या। ठीक, अब आप जाओगे, मान लो बस्तर में आप कोई दुकान डाले हो कपड़े की, और वहां कोई कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा कैसे जाएगा? कार से, ट्रक से, तो लगभग 2 दिन लगेगा। तो क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है, लगातार गाड़ियां नहीं चल रही है, इसीलिए सामान पहुंचने में देरी होती है। और चीजें देरी से मिलेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, लोग दूसरी चीजों को यूज करना चालू कर देंगे। तो ये भी परिवहन की एक समस्या है। भंडारण की समस्या, वहां बड़े बड़े गोदाम नहीं है कि लोग स्टोर करके रखें, ना उतना पूंजी है कि उनके पास स्टोर कर ले। पैकेजिंग की समस्या, प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती है। उपभोक्ताओं की सीमित क्रय क्षमता, गांव के लोगों के पास भाई पैसा कम रहता है ना, वो दिवाली में एक ही कपड़ा खरीदेंगे और साल में एक ही बार खरीदेंगे, है ना। एक स्कूल ड्रेस एक ही साल चलाए, एक स्कूल ड्रेस को 2-3 साल चलाएंगे। और यहां आप हर साल नया स्कूल ड्रेस खरीद रहे हो, शादी ब्याह में कपड़ा खरीद रहे हो, हर चीज में कपड़ा खरीद रहे हो। तो भाई उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो पैसे को बाजार में जाके खर्चा करे, तो बाजार कहां से विस्तृत होगा? कम साक्षरता स्तर, अब गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो जितना समझ में आता है ना उतना ही सामान बेचते हैं। अननेसेसरी या एक्सेस चीजों को नहीं बेच पाते उन लोग इतना माइंड नहीं लगा पाते, दिमाग नहीं लगा पाते कि ये भी बेचना है। ठीक है। कृषि पर निर्भरता, गांव में एक आदमी दुकान खोला है, वो दुकान में कम ध्यान देगा, अपने खेती पे ज्यादा ध्यान देगा। और खेती के समय उसका पान ठेला दुकान, किराना दुकान बंद रहेगा, शाम शाम को खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन फोकस क्या है? खेती है। ठीक है। कई सुदूर गांव में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। आप बस्तर साइड चले जाओ, वहां आज भी पैसा नहीं है लोगों के पास, चीजों को दे के चीजों को ले रहे हैं। वस्तु विनिमय, भाषा और बोलियों में अंतर बता दिया। डीलरों की गैर उपलब्धता, वहां लोग सामान ही नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण विपणन के लिए क्या क्या संस्थाएं बनी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, इसी के अंतर्गत पूरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग चलते हैं, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, है ना। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इफको, इफको बोलते हैं जो खाद वाद देता है। ठीक है। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, है ना, क्रिबको बोलते हैं इसको, जो ये भी खाद वाद देता है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका बाजार। तो बाजार को हम लोग काफी जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं। मेरे को लगता है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा बाजार के लिए क्या जरूरी है, बाजार की परिभाषा, क्षेत्र के आधार पर ये सब, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन 2-4 नंबर के बिल्कुल आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।